तो स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स की जिनके पास हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में हम उन सभी एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में कल 20 जनवरी को 100% आने के चांस हैं। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो बेफालतू के है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़कर भी लगेगा कि एक एक क्वेश्चन सच में इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये दो क्लास, दूसरी क्लास ये है, पहली क्लास मैं यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उस क्लास को भी देख लेना। दोनों क्लासों को आप मात्र देख लेना, आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। 80 से 90% इन्हीं क्लासों से आपका एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम पूरा फंस जाएगा। ऐसा नहीं है कि इन क्लासों को करके जाए एग्ज़ाम में आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैंने आपको अभी तक 2 क्लास और पढ़ाई हैं, ज्योग्राफी बीए फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी की और एजुकेशन की। आप उन दोनों पेपरों को उठा के देख लेना और हमारी क्लासों को देख लेना। आपको अगर क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं मिले तो हमारी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक 7वें श्लोक में किसके विजय अभियानों का उल्लेख मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति के श्लोक 7वें श्लोक में किस विजय अभियानों का उल्लेख मिलता है। तो किसके विजय अभियानों का उल्लेख मिलता है, तो समुद्रगुप्त के। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, समुद्रगुप्त सिंहासन पर कब बैठा था। तो समुद्रगुप्त सिंहासन पर 350 ईस्वी में बैठा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, फाहियान के यात्रा विवरण का नाम क्या है। फाहियान के यात्रा विवरण का नाम क्या है। तो ऑप्शन बी फोक्यू की यात्रा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भूमि अभिलेखों को सुरक्षित करने का अधिकारी क्या कहलाता है। जो भूमि अभिलेख होते हैं उनको सुरक्षित करने वाला अधिकारी क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुवाधिकरण। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से गुप्तकालीन साहित्य विभूति हैं। गुप्तकालीन साहित्य के विभूति कौन से हैं इनमें से। तो इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन डी, ये सभी भारवी, शूद्रक और विशाखदत्त, ये सभी कौन है, गुप्तकालीन साहित्य के विभूति हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 है, गुप्त साम्राज्य का अंत किसके हाथों से हुआ था या माना जाता है। तो गुप्त साम्राज्य का जो अंत है वह किसके हाथों से हुआ था, यह माना किसके हाथों से हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिहिर कुल के। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे, गुप्त शासकों द्वारा क्षत्रिय राज्य की विजयों के पश्चात जारी किए गए सिक्के का भार स्तर क्या था। यानी जब गुप्त शासकों द्वारा क्षत्रप राज्य के विजय के पश्चात, यानी क्षत्रप राज्य के उनकी जब उस पर जीत हो गई थी तो उसके बाद उन्होंने सिक्के जो जारी किए थे उनका वजन कितना था। तो उनका वजन कितना था, 32 ग्रेन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर देखने का प्रयास करेंगे, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित इन सभी उपाधियों में से समुद्रगुप्त से संबंधित कौन सी उपाधि नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर विक्रमादित्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, दक्षिण विजय अभियानों में समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं को पराजित किया था। तो दक्षिण विजय अभियानों में समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं को पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 राजाओं को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 10 है, समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के सिक्के जारी किए थे। तो समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के सिक्के जारी किए थे, 6 प्रकार के। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 11 है, 11 क्या, हुड़ों का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में हुआ था। तो हुड़ों का उल्लेख यानी उनका जो विवरण है, उनके साक्ष्य हमें किस अभिलेख में मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ अभिलेख में। ऑप्शन डी
प्रश्न नंबर 12 है। 12 क्या है? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को संगीत से विशेष प्रेम था? तो ऐसा कौन सा शासक था जिसे संगीत यानी सिंगिंग से ज़्यादा प्रेम था, विशेषकर प्रेम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 13 है। 13 क्या है? एक ऐरण का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऐरण का विष्णु मंदिर किस जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के? तो सागर जिले में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। 14 क्या है? गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो जैन प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुर्जनपुर से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16 है। 16 क्या है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B.M. स्मिथ ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 17 है। कालिदास के प्रमुख ग्रंथों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो कालिदास के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी जो कालिदास के ग्रंथ हैं, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ये सभी कालिदास के ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न नंबर 18 है। प्रभावती गुप्ता की माता का नाम क्या था? तो प्रभावती गुप्ता की माता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुबेर नागा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 19 है। 19 क्या है? गुप्तकालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या माना जाता है? तो गुप्तकालीन वास्तुकला का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है मंदिर, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 20 है। कांचगुप्त की ऐतिहासिक का मुख्य साक्ष्य क्या है? तो कांचगुप्त की ऐतिहासिक मुख्य साक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर है मुद्रा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 21 है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? तो ऐसा कौन सा शासक था? शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया था? तो अनुदान किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर है नगरों का क्रमिक पतन किस काल में एक प्रमुख विशेषता है? तो किस काल की एक प्रमुख विशेषता है नगरों का क्रमिक पतन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन युग की, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए कौन जाने जाते हैं? तो अपने कार्य के लिए औषधि के क्षेत्र में कौन जाने जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सुश्रुत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 24 है। वराहमिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता किस विषय पर आधारित है? तो यह बृहत संहिता किस विषय पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खगोल विज्ञान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर देखेंगे प्रश्न नंबर 25 है। गुप्त काल में कला के किस क्षेत्र में असाधारण उन्नति हुई? कला के किस क्षेत्र में असाधारण उन्नति हुई? तो चित्रकला में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 26। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? तो इनकी शासक प्रणाली कैसी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजतंत्रात्मक। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 27 है। गुप्त काल में राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था? तो गुप्त काल में राज्य की आमदनी के लिए मुख्य स्रोत क्या था? तो भूमि टैक्स यानी भूमि कर था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 28। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन सी, 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 29 है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो किसका लेख मिलता है इस पर? जहांगीर का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 23 है। 30 है क्या? प्रश्न नंबर 30। हर्षवर्धन के शासनकाल में पुलिसकर्मियों को क्या कहा जाता था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में पुलिसकर्मियों को घाट या भाट क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 31 है। 31 क्या है?
हर्षवर्धन के शासनकाल में हिरण्यकर किस रूप में लिया जाता था? तो हिरण्यकर किस रूप में लिया जाता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगद के रूप में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है 32। हेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन की सेना कितने हाथी थे? तो हर्षवर्धन की सेना में कितने हाथी थे? इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 60,000 हाथी थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 33 है, हर्षवर्धन के सैन्य विभाग में सामग्री सुरक्षित रखने वाले विभाग को क्या कहा जाता है? तो सामग्री सुरक्षित रखने वाले विभाग को क्या कहा गया है? तो उसे भंडागाराधिकरण, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 34 है, हेनसांग किस वर्ष प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु बना था? तो हेनसांग किस वर्ष में बना था? तो 622 ईस्वी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 35 है, हर्षकालीन इतिहास की जानकारी मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है ताम्रपत्र या हेनसांग का वर्णन, हर्ष द्वारा रचित ग्रंथ, या ये सभी। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय भागकर से क्या तात्पर्य था? तो भागकर से क्या तात्पर्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमिकर था एक प्रकार का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37, हर्षवर्धन के 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ पर हुआ था महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज व प्रयागराज में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 38 है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज में की थी, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 39 है, हेनसांग के अनुसार पाटलिपुत्र के खोए हुए गौरव का वर्णन किसने किया है? तो पाटलिपुत्र के खोए हुए गौरव का वर्णन किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनसांग ने। प्रश्न नंबर 40 है, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक के गुजरात की राजनीतिक स्थिति जानने का मुख्य स्रोत क्या है? तो गुजरात की स्थिति जानने का मुख्य स्रोत है और लेखापद्धति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 41 है, हेनसांग ने निम्नलिखित में से किन नगरों को उजड़े हुए रूप में देखा था? तो हेनसांग ने किन नगरों को उजड़े हुए रूप में देखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपिलवस्तु कुशीनगर, श्रीवस्ती और ताम्रलिप्ति कुशीनगर और श्रीवस्ती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को हेनसांग ने ये जितने भी नगर थे इनको उजड़ते हुए देखा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है 42, हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? तो कितने विद्यार्थी थे? तो 10,000, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43, हेनसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था, वह कहाँ पर स्थित है? तो वह इस समय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशावर में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 44 है, 44 क्या है, हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में किस देश के दरबार में अपना दूत भेजा था? तो किस देश के दरबार में अपना दूत भेजा था? तो चीन के दरबार में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 क्या है, हर्षवर्धन की मृत्यु के लगभग 75 वर्ष बाद किसने कन्नौज की सत्ता संभाली थी? तो किसने संभाली थी कन्नौज की सत्ता? तो ऑप्शन ए, यशोवर्मन ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर क्या है 46, प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो राजा हर्षवर्धन द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमुक्त माल्यद, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर क्या है 47, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन को किसने पराजित किया था? तो ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला प्रश्न देखेंगे 48, सकलोत्रा पथनाथ की उपाधि किसने दी थी? तो सकलोत्रा
पथनाथ की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 49। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में किस प्रदेश में स्थित है? तो थानेश्वर वर्तमान में कौन से राज्य में है? तो वह हरियाणा में है, हरियाणा में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर देखेंगे, राजपूतों को होड़ों की संतान किसने बताया था? तो यह होड़ों की संतान किसने बताया था? बी ए स्मिथ ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 51। मिहिर भोज की मृत्यु के बाद कन्नौज की गद्दी पर कौन बैठा था? तो कौन बैठा था कन्नौज की गद्दी पर? महेंद्र पाल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, प्रतिहार वंश का योग्यतम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो योग्यतम शासक कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 53 है, मिहिर भोज ने कन्नौज पर लगभग कितने वर्ष तक शासन किया था? तो कितने वर्ष तक शासन किया था? तो 50 वर्ष तक, ऑप्शन बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। राजतरंगिणी में कितनी राजपूत उपजातियों का उल्लेख मिलता है? तो कितनी राजपूत उपजातियों का उल्लेख मिलता है? तो 64 हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 55 है, राजपूत काल में किस कर को नगद वसूल किया जाता था? तो राजपूत काल में कौन सा टैक्स था जो नगद लिया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरण्य कर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति का संकेत किससे देता है? तो इसका सही आंसर क्या है? लक्ष्मण से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे 57। राजस्थान में प्रारंभ में परमारों का अधिकार किस क्षेत्र पर था? तो परमारों का अधिकार किस क्षेत्र पर था? तो आबू क्षेत्र पर था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58। अरबी यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक के शासन का वर्णन किया है? तो किस शासक का वर्णन किया है? तो ऑप्शन ए मिहिर भोज का। अगला प्रश्न देखेंगे 59। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी तो वह कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय। अगला प्रश्न देखेंगे 60। चालुक्य शासक में निर्मित पापनाथ मंदिर किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो कौन सी स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रविड़ शैली का उदाहरण है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर देखेंगे 61। राज शैली के स्थापत्य के चरमोत्कर्ष को कौन सा मंदिर व्यक्त करता है? तो वह कौन सा मंदिर है जो व्यक्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाशनाथ मंदिर, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 62 है, किस भारतीय लेखक के अनुसार राजपूत प्राचीन क्षेत्रीय की संतान हैं? तो राजपूत प्राचीन क्षेत्रीय की संतान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरीशंकर ओझा के अनुसार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 63 क्या है? राजपूतों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग बाणभट्ट की किस पुस्तक में मिलता है? तो बाणभट्ट की किस पुस्तक में मिलता है? तो हरिचरित या कादम्बरी? तो उपयुक्त दोनों में मिलता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजपूतों के मुख्य वंशों को ब्राह्मण स्वीकार किया था? तो किस विद्वान ने किया था? तो दशरथ शर्मा ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 65। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो यशपाल, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किसे कविराज की उपाधि से विभूषित किया गया था? तो किसको किया गया था कविराज की उपाधि से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोज को। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 67 है, विष्णुवर्धन चतुर्थ को किस राजपूत शासक ने पराजित किया था? यानी इनको किस राजपूत शासक ने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 68 क्या है? ऐहोल प्रशस्ति की रचना करने वाले रवि कीर्ति को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इनको किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इनका था पुलकेशिन द्वितीय का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 69 है,
बैगी के चालुक्य वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो बैगी के चालुक्य वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णुवर्धन। अगला प्रश्न नंबर 70 है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का महानतम शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था? तो यह वातापी के चालुक्य वंश का था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान किलाए राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध था? तो पृथ्वीराज चौहान यानी किलाए राय पिथौरा राय के पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर क्या है? पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर देखेंगे 72 क्या, हमीर महाकाव्य में चौहानों को किस वंश का बताया है? तो हमीर महाकाव्य में चौहानों को किस वंश का बताया है? तो सूर्यवंशी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर क्या है? 73 है। प्रश्न नंबर 73 का क्या, सपदलाक्ष नाम से किस वंश की सीमाएं जानी जाती हैं? तो किस वंश की, इस नाम से किस वंश की सीमाएं यानी बॉर्डर जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौहान वंश की, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 74, धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? धर्म का प्रयोग नैतिक कर्तव्यों के रूप में किया जाता है, क्या गया? तो बिल्कुल जी हाँ, इसी रूप में किया जाता है। धर्म निष्काम भक्ति के रूप में प्रयुक्त है, बिल्कुल। धर्म व्यक्तित्व व सामाजिक जीवन का आधार है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर है 75, हिंदू जीवन का चरम लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? तो हिंदू जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है, जैन साहित्य में मोक्ष को किस नाम से पुकारा जाता है? तो जैन साहित्य में मोक्ष को किस नाम से पुकारा जाता है? तो कैवल्य, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर क्या है, किस प्रकार के विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है? तो किस प्रकार के विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है? तो हिंदू विवाह को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 78, हिंदू धर्म में श्रद्धा मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो श्रद्धा मुख्य रूप से किसके लिए की जाती है? तो देवी देवताओं के लिए, या पितरों की तृप्ति के हेतु, या संतान सुख हेतु, विवाह हेतु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पितरों की तृप्ति हेतु। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 79, अन्नदान को हिंदू धर्म में किस कारण से श्रेष्ठ माना गया है? तो किस कारण से अन्नदान को श्रेष्ठ माना गया है हिंदू धर्म में? तो इसका सही आंसर क्या है? पाप नष्ट होते हैं इससे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 80 है, उपनयन संस्कार का मुख्य अर्थ क्या है? तो उपनयन संस्कार का मुख्य अर्थ है जनेऊ धारण करना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 81 है, हिंदू धर्म में संस्कारों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदू धर्म में संस्कारों की संख्या कुल कितनी मानी गई है? तो 16 मानी गई है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 82 है, अर्घ्य मुख्य रूप से किससे समर्पित किया जाता है? तो यह किससे समर्पित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य देव के लिए। अगले प्रश्न है, प्रश्न नंबर 83 है, प्रथा कस्टम का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो प्रथा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका रीति इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 84 है, प्रश्न नंबर 84 क्या है? एक मिनट रुक जाओ। प्रश्न नंबर 84 देखेंगे, एक सत्य विप्रा वधुधा वदंती किस प्राचीन वेद का सूतक है? तो किस प्राचीन वेद का सूतक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 85 है, गीता में वर्णित निष्काम कर्म के सिद्धांत का क्या तात्पर्य होता है? तो गीता में वर्णित कि निष्काम का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है फल की इच्छा त्याग कर कर्म करना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 86 है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 आश्रम व्यवस्था का सही क्रम क्या है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो 4 आश्रम हैं हमारी हिंदू वर्ण व्यवस्था में, तो वह क्या हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यास, ये सभी हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 87 है, इस्लाम के पहले खलीफा निम्नलिखित में से कौन थे? तो इस्लाम के पहले खलीफा कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबू बकर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 88 है, महमूद गजनवी का कन्नौज पर आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो महमूद गजनवी का कन्नौज पर आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1018 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 89 है, महमूद गजनवी ने भारत के किस प्रदेश को अपना साम्राज्य में सम्मिलित किया था? तो किस प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो पंजाब को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 90 है, इस्लाम के अनुयायियों का हजरी संवत कब से प्रारंभ होता है? तो हजरी संवत कब से प्रारंभ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 622 ईस्वी में। अगला प्रश्न नंबर 91 है, मुल्तान पर मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष अधिकार किया था? तो मुल्तान पर मोहम्मद बिन कासिम ने 773 ईस्वी पर मतलब अपना अधिकार जमाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 92 है, अरब आक्रमणकारियों ने भारत में किस क्रिया द्वारा सांप्रदायिकता को जन्म दिया था? तो इस्लाम धर्म का बीजारोपण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 93 है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध विद्वान कौन था? तो महमूद गजनवी के साथ कौन आया था? तो अलबरूनी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 94, महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम 17वां आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1027 में हुआ था अंतिम आक्रमण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 95 है, महमूद गजनवी की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो महमूद गजनवी की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो 1030 में हुई थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 96, महमूद गजनवी के आक्रमणों का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर हुआ था? तो महमूद गजनवी ने जितने भी आक्रमण किए थे उनका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था तो उत्तर भारत को पड़ा था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 97, उत्वी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो उत्वी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तारीख ए यामीनी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 98, महाभारत में निम्नलिखित में से किन विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है? तो कौन सी विदेशी जाति हैं जिनका हमें वर्णन मिलता है महाभारत में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक, यवन, पारसिक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये सभी हमारी जो विदेशी महाभारत है उसमें इन सभी विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 99, भीमबेटका प्राचीन स्थल किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध था? तो भीमबेटका किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुफाओं की शैली चित्र के लिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर, अग्नि का प्रयोग करना मानव ने सर्वप्रथम किस काल में सीखा था? तो अग्नि का प्रयोग करना मानव ने सबसे पहले नवपाषाण काल में सीखा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर सेट नंबर 4 है, इसके भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको एक क्लास जो कराई है उसको ज़रूर देख लेना ताकि आपकी परीक्षा में कोई भी कमी ना रह सके, क्योंकि मॉडल में तो एक ही चैप्टर में 100 क्वेश्चन होते हैं, उन्हें आप कहाँ तक याद करोगे, उन्हें पूरे ने तो याद नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसी ही क्लास लेकर आता रहता हूं, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। अगर आपका 21 जनवरी को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है तो मैं उसकी एक वीडियो डाल चुका हूं और एक महामैराथन कल डालूंगा, आप देखना ना भूलें। आप मेरे मतलब मेरी जितनी भी वीडियो डली हुई हैं आप एक एक वीडियो को उठाकर देख लेना कभी भी जब आपका मन करे। तो अगर आपको मेरी क्लासों से अगर पेपर में पढ़ाया हुआ नहीं मिले तो इस बात की मैं 100% गारंटी लेता हूं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 1 है सेट नंबर 4 का,
तो एक सेट नंबर 4 का प्रश्न नंबर 1 क्या है, सम्राट अशोक ने धम्म प्रचार के हेतु किसकी नियुक्ति की थी। तो सम्राट अशोक ने धम्म प्रचार यानी अशोक के धम्म के प्रचार के लिए उसने किसकी नियुक्ति, किसको अपॉइंटमेंट दिया था, तो किसको दिया था, रज्जुक को, प्रादेशिक को या युक्त को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी को अशोक के धम्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, किस स्थान पर युद्ध के पश्चात अशोक ने शांति को राज्य नीति बनाया। तो किस स्थान पर बनाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग के युद्ध में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, अशोक के प्राप्त अभिलेखों की कुल संख्या कितनी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुल 44 अभिलेखों की कुल प्राप्त संख्या है अशोक के, इनको जरूर याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रायसेन में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अब अगर आपसे स्टेट पूछे तो मध्य प्रदेश और जिला पूछे तो रायसेन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, देवपाटन नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देवपाटन नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चारुमती के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, कौटिल्य के यानी चाणक्य के मंडल सिद्धांत में समस्त कितने राजाओं की कुल प्रकृतियां कितनी हैं। तो समस्त राजाओं की कुल प्रकृतियां कितनी हैं कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 72 हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 7 है, सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है। तो यह सिद्धांत किससे संबंधित है, तो राज्य से संबंधित है, ऑप्शन ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, जरूर तैयार करके जाएं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, कौटिल्य के अनुसार राज्य का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य का मुख्य प्रयोजन क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार आप भी सोचने का प्रयास करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रजा की सुरक्षा व कल्याण के लिए। अगला प्रश्न नंबर 9 है, गुप्त सम्राटों की राजभाषा क्या थी। तो गुप्त सम्राटों की राजभाषा क्या थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति थी उनकी भाषा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 10 है, सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो किसने बताया था पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो आर्यभट्ट ने, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 11 है, फाहियान बचपन से ही किसके उपदेशों से प्रभावित था। तो किसके उपदेशों से फाहियान प्रभावित था, तो भगवान बुद्ध के, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, गुप्त काल में अमरकोश की रचना किसने की थी। तो गुप्त काल में अमरकोश की जो रचना की थी वह किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमर सिंह ने की थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 13, गुप्त संवत और संघ संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है। तो इनके बीच में कितने वर्षों का अंतर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 241 वर्षों का अंतर है, ऑप्शन ए। और आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये मैंने 2 बार क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 14 है, गुप्त काल में विदेशी आक्रमण मुख्य रूप से किसका हुआ था। तो विदेशी आक्रमण मुख्य रूप से किससे हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हुड़ों से हुआ था, ऑप्शन ए, हुड़ों का हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 15 है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति किसने बनाया था। तो इलाहाबाद स्तंभ प्रयाग प्रशस्ति किसने बनाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिशेर ने, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 16 है, हर्षवर्धन के काल में बलि कर का रूप क्या था। तो हर्षवर्धन के काल में बलि कर का स्वरूप क्या था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धार्मिक कर था ये बलि कर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है,
हर्षवर्धन की सेना में पैदल और घुड़सवारों की संख्या लगभग कितनी थी? तो पैदल और घुड़सवारों की संख्या लगभग कितनी थी? तो 1 लाख घोड़े थे उसकी सेना में, 60,000 हाथी थे और बड़ी संख्या में पैदल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हर्षवर्धन की सेना में थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है, थानेश्वर में वर्धन का वंश की स्थापना किसने की थी? तो थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यभूति वर्धन ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 19 है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, जरूर पढ़ लेना कि हर्षवर्धन ने थानेश्वर से राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की थी, यानी उसने अपनी थानेश्वर राजधानी को चेंज करके दूसरी राजधानी कौन सी बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज को, ऑप्शन ए। कौन सी? कन्नौज को। मेरे साथ बोलेंगे कम से कम 2 बार, कन्नौज को हर्षवर्धन ने थानेश्वर से अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, सकलोत्रा पथनाथ की उपाधि किसे दी गई थी? तो यह उपाधि किसे दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 21, राजपूतों को हुड़ों की संतान किसने बताया? राजपूतों को हुड़ों की संतान किसने बताया था? तो B.A. स्मिथ ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताने वाले कवि कौन थे? तो राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताने वाले कवि कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 23 है, मीर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसने बताया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सुलेमान अरबी यात्री था। अगला प्रश्न नंबर 24 है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो चंद्रवरदाई थे इसके भी लेखक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और कल्हड़ की पुस्तक कौन सी थी? तो कल्हड़ की पुस्तक थी राजतरंगिणी, इसको भी जरूर आप याद कर रखेंगे। राजतरंगिणी लिखा नहीं जा रहा है तो आप इसको जरूर याद रख लेना। पुरुषार्थ के कितने प्रकार माने गए हैं? तो पुरुषार्थ के कितने प्रकार माने गए हैं? तो 4 प्रकार का माने गए हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हो मैप के जरिए भी, राजपूताना जो एरिया था ये वाला राजपूतों का एरिया था, बलूचिस्तान ये वाला था, ठीक है, अफ़गानिस्तान ये था, और यहाँ पर देख सकते हो श्रीनगर में कौन सा धर्म था, ये देखिए यहाँ पर तुम देख सकते हो, मतलब कौन सा धर्म, मैंने इसे मैप में मतलब PDF में लगा दिया है, आप यहाँ से एक बार डिफाइन कर लेना कौन सा धर्म कहाँ पर था। तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर क्या है, ये कुछ ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। मेगास्थनीज यह एक यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस का दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर तो है ही नहीं। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने 1319 ईस्वी में गुप्त संवत कब प्रारंभ किया था? तो गुप्त संबंध का चंद्रगुप्त प्रथम ने कब प्रारंभ किया था? तो 1319 ईस्वी में किया था। अगला 5वां सेट देखेंगे, सेट नंबर 5 है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बताया। हेनसांग यह एक चीनी यात्री वर्धन के शासनकाल में भारत आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने शिक्षा ग्रहण की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम इसने 712 ईस्वी में भारत के सिंध पर सफल आक्रमण किया था। वहाँ पर सिंध का उस समय राजा कौन था? तो राजा दाहिर था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 1 है, बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी? तो बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्यक वंश की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, परीक्षा में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़रूर तैयार कर लेना। एक तो आपको मतलब वंश और उसकी स्थापना किसने की, इसको जरूर याद कर जाना, इससे आपके कई क्वेश्चन फंसेंगे आपके परीक्षा में। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न नंबर 2 है,
किस मगध सम्राट का एक अन्य नाम श्रेणिक था? तो किस मगध सम्राट का नाम था ये? ऑप्शन डी बिंबिसार का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, आहत सिक्के पंच मार्क्ड कॉइन किस शताब्दी में मिलना शुरू हुए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 4 है, मौर्य काल में हिरण्य किस प्रकार की कर था? हिरण्य किस प्रकार का कर था? तो एक ये नगद कर था। ऑप्शन डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, अशोक के काल में किस स्थान पर हुई बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म को वास्तविक धर्म घोषित किया था? तो किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। 6 क्या है, अशोक के अभिलेखों में किस दक्षिण भारतीय राजा का उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है? तो सातवाहन का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, मौर्यकालीन शासन में अंतपाल का क्या कार्य था? तो अंतपाल का क्या कार्य था? इसका कार्य था सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करना। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 8, कौटिल्य के अनुसार स्थानीय कितने ग्रामों का समूह था? तो स्थानीय कितने ग्रामों का समूह था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 800 ग्राम का। अगला प्रश्न देखिए 9, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे? तो किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 10 है, गुप्त काल में विशिष्ट से क्या तात्पर्य था? तो विशिष्ट से क्या तात्पर्य था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वेगार या निःशुल्क श्रम। अगला प्रश्न देखेंगे 11, चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 12, हर्षवर्धन के शासनकाल में भाट और चाट शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते थे? तो इन शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इनके लिए पुलिसकर्मियों के लिए किया जाता था। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 13 है, हर्षवर्धन ने अपनी किस रचना में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया था? तो अपनी कौन सी पुस्तक में किया था बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का? तो नागानंद में किया था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय के लिए नालंदा शब्द का प्रयोग किया था? तो किस विद्यालय के लिए क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर देखेंगे, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो किस वंश के शासकों ने किया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो लक्ष्मण सेन के थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? तो इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? तो कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18, पुरुषार्थ के अंतर्गत मोक्ष का तात्पर्य क्या है? मोक्ष का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? तो जन्म से लेकर मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, प्राणों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो प्राणों के संकलनकर्ता किसको माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोमहर्ष को एवं उग्रश्रवा को या वेद व्यास को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था जिसने 543 ईस्वी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी। नंद वंश की स्थापना महापद्नंद द्वारा की गई थी। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। अगला देखेंगे, यूनानी लेखकों ने मौर्य शासक बिंदुसार को
अमित्र घात की संज्ञा दी थी? अमित्र घात मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसको कहा जाता है? तो यह बिंदुसार को कहा गया है। सम्राट अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। अशोक ने लिया था और लड़ा था, यहाँ पर ही उसने अपना युद्धों से त्याग लिया था। गुप्त वंश का संस्थापक सूर्यगुप्त को माना जाता है। गुप्त संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 319 ईस्वी में किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 ईस्वी में गुप्त सिंहासन का आसीन हुआ था, यानी उस सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर, अगला नंबर तो है ही नहीं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा था? तो विसेंट स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन सी, विसेंट स्मिथ ने कहा था, इसका सही आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक द्वारा कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। तो गुप्त शासक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। यह कौन से वंश का शासक था? तो गुप्त वंश का शासक था। थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की थी। सम्राट हर्षवर्धन का राज्यारोहण यानी राज्य अभिषेक 606 ईस्वी में हुआ था। इसी उपलक्ष्य में उन्हें हर्ष संवत चलाया गया था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का प्रसिद्ध शासक धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक है। यानी जो धर्मपाल है, धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर नगर की स्थापना चौहान शासक अजयराज द्वारा की गई थी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने, अगला प्रश्न है ये, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। तो सिंध का उस समय राजा कौन था? तो राजा दाहिर था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर सुप्रसिद्ध आक्रमण 1025 में किया था। यहाँ पर हिंदुओं के लिए सबसे ज़्यादा क्षतिपूर्ण आक्रमण था। क्या किया था? मंदिरों के ईंटों को, मूर्ति को तोड़कर यहाँ पर गाय भैंसों का मांस बेचा गया था उनसे। अगला प्रश्न देखेंगे, इस्लाम के अनुयायियों का हजरी संवत 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यानी जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं उनका जो हजरी है, हजरी संवत कब से प्रारंभ माना जाता है? तो 622 ईस्वी से। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त हैं जो राजनीतिक शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ था। राजनीतिक शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? तो अर्थशास्त्र। इसके रचयिता कौन है? कौटिल्य यानी चाणक्य। इंडिका पुस्तक यूनानी राजदूत मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछी जाएगी 100%। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त हैं, जिसमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न, हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट हैं। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नाटकों की रचना स्वयं सम्राट हर्षवर्धन ने की थी। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं, जिसमें कश्मीर के इतिहासकारों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्ध चरित बौद्धों की रामायण के रचयिता अश्वघोष हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिज्ञान शुकुंतलम, रघुवंश, कुमार संभवम और मेघदूत जैसी महान कीर्तियों के लेखक कालिदास हैं। आप कालिदास की भी रचना को इम्पोर्टेंट मानिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। वृंत संहिता के रचयिता प्रसिद्ध गोखल शास्त्री वराही मीर हैं। पृथ्वीराज रासों के लेखक चंद्रवरदाई हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और पृथ्वीराज रासों के जो लेखक कौन हैं? चंद्रवरदाई हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी क्लास के लिए। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो जैनक हैं, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किताब उल हिंद, तारीख हिंद किसकी है? तो अलबरूनी की है, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तारीख यामिनी की पुस्तक किसकी है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उतवी की है, जिसे किताब उल यामिनी भी कहते हैं। सीयू की चीनी यात्रा किस यात्री ने की थी? तो हेनसांग यात्रा ग्रंथ था। सीयू की चीनी यात्रा हेनसांग का यात्रा ग्रंथ है। तो
तो फोक्यो की चीनी यात्री फाहियान का यात्रा ग्रंथ है। मृक्षकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। गणित सार संग्रह के लेखक कौन हैं? महावीराचार्य हैं। काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर हैं। और अमरकोश संस्कृत शब्दकोश के रचयिता अमर सिंह हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है? सिकंदर और परोस का युद्ध 326 ईसा पूर्व। यह युद्ध झेलम नदी वितस्ता के तट पर हुआ था, जिसमें परोस ने अदम्य साहस दिखाया था। अगला प्रश्न देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, जिसके बाद उनके बीच एक संधि हुई और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को मौर्य के दरबार में भेजा। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया, जिसके बाद बाहरी रक्तपात देखकर उन्हें धम्म विजय यानी धम्म की नीति को अपनाया। अगला प्रश्न देखेंगे। नर्मदा का युद्ध 618 ईस्वी के लगभग में लड़ा गया था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के शक्तिशाली सम्राट हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था और उन्हें दक्षिण की ओर बढ़ने के लिए रोक दिया। मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर विजय 712 ईस्वी में हुआ और कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर भारत में पहली सफल मुस्लिम विजय प्राप्त की थी। इनके कारण क्या थे? एक तो मुस्लिम धर्म का प्रचार करना, और इनका इनका सोने का एक जहाज़ था जो इनके उसमें जा रहा था, तो वहाँ पर राजा दाहिर यानी सिंध के कुछ डाकुओं ने उसको लूट लिया, इसलिए अपने सोने को वापस लेने का भी इनका मुख्य कारण था। अगला प्रश्न, जो प्रमुख कारण था, तो प्रमुख कारण तो मुस्लिम धर्म का प्रचार करना था। महमूद गजनवी का सोमनाथ आक्रमण 1025 ईस्वी। गजनवी का सबसे प्रसिद्ध और विनाशकारी आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1091 ईस्वी। पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया। तराइन का तृतीय युद्ध 1192 ईस्वी में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, जिससे भारत में तुर्क शासन की नींव पड़ी। ये आप मैप भी देख सकते हो। यहाँ से आपको कुछ नज़र आ रहा है क्या? यहाँ से ठीक से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन यहाँ पर जितने भी वंश जहाँ पर थे वह सभी इसमें हैं। आप एक बार जब आप मेरे PDF को ले लें तो इसको जूम कर देख लेना ठीक से। तो दोस्तों, आप बताएं क्लास को आपको कैसी लगी। आपको क्लास के सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं आए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको पढ़कर लगा है कि नहीं लगा। क्लास के इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो ये थे वो सभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके BA फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछने संजीवनी बूटी का काम करेंगे। इन्हें एक बार फिर से आप रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपकी एक भी गलती ना हो सके। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनकी मदद हो सके, क्योंकि ये क्लास ऐसी पढ़ा लेकर आता हूँ जो आपके परीक्षा में सीधे प्रश्न उठकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन ऐसे ही उठा लाए, पूरे सिलेबस को पढ़कर और एक एक क्वेश्चन को देखकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर मैं बिल्कुल तैयारी के साथ आपके लिए एक एक क्वेश्चन उठाकर लाया हूँ। तो ये आपके जो परीक्षा में और ये आने वाले ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी सब्जेक्ट के अनुसार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल ये जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियो आती रहती हैं, उसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। जय हिंद।